बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 15 को ज़रा एक दफ़ा दोहराते हैं। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन, फिट अ रिग्रेशन लाइन, फाइंड अ रिग्रेशन लाइन के टाइटल से जो है ना कि एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है कि रिग्रेशन लाइन को किस तरीके से फिट किया जाता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो है ना पहले हमने देखा दो तरह के लाइन बन सकते थे, एक रिग्रेशन लाइन y ऑन x और एक रिग्रेशन लाइन x ऑन y। वो डिपेंड करते होते थे कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कि वो जो है ना कि कौन सा x डिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है या कौन सा क्या है, उसी हिसाब से हम रिग्रेशन लाइन को फिट करते थे। और बाय डिफॉल्ट या जो आप जो है ना आमतौर पर जो आमतौर पर जो है ना आपके पास जो क्वेश्चंस या जो सिचुएशंस या जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आते हैं उसमें से हम y को जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोट करते थे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है ना, जैसे कि आपको पता है, ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया। तो उसके लिए आपके पास ये लाइन बन गया था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये लाइन उस वक्त जब आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x हो। ठीक है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और अगर x ऑन y है तो लाजमी बात है अब x और y चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये लाइन ऐसे बनेगा x इज इक्वल टू c प्लस सी प्लस डी वाई। ठीक है, a प्लस बी भी आप इसको लिख सकते हैं, इस c और d की जगह a प्लस बी भी लिख सकते हैं और सेम टू सेम कोई फर्क नहीं। इसमें a उसमें क्या था, इंटरसेप्ट था, इसमें c इंटरसेप्ट है। उसमें b आपके पास क्या था, स्लोप था, इसमें d आपके पास स्लोप है। जस्ट इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए, रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y में डिफरेंस करने के लिए हमने ये a b और c d से इसको डिनोट किया है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है आपके पास, वो आपके पास क्या है जी, y ऑन x लाइन है, इस तरह से बनता है। ठीक हो गया। ये वाली जो लाइन आपके पास, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन आपके पास बना है वो आपके पास है जी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। यानी इसमें आपके पास आपका इसमें पहले वाले में क्या है जी, y x पे डिपेंड कर रहा होता है और दूसरे वाले में x y पे डिपेंड कर रहा होता है। वो सिचुएशंस कैसा भी अगर आपको डायरेक्टली कहता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, x ऑन y ही फाइंड कर लो, तो उस वक्त हमने नीचे वाला करना है। नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशंस अगर आपके पास आ जाए जिसमें हमें ये वाली लाइन फिट करना पड़े, जिसमें यानी आपके पास जो है ना x डिपेंडेंट वेरिएबल हो और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में हम इस लाइन को फिट करेंगे। तो लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, और सी का देखो यहां पर फिर मैं आपको कहता हूं ये बी है ना। अब उस क्वेश्चन में जब ये सी बन गया तो इसका फार्मूला थोड़ा सा इसमें जो है ना वो चेंजेस आ जाएगा। अगर आप कहते हैं इसी में चेंज करो तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं। तो क्या होगा, ऊपर वाला वही सेम टू सेम रहेगा, नीचे वाला एक्स की जगह वाई आता जाएगा, ये वाई का स्क्वायर बनेगा और ये वाला अंदर वाला एक्स वाई बनेगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। और ये बी सी हो गया आपके पास, डी हो गया, बी की जगह क्या हो गया, डी। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। इसको अगर आपने इस हिसाब से अगर आप कहते हैं कि इसको करना है तो इसको भी आप कंट्रोल वी करके इधर सॉरी कंट्रोल सी और इसको हम इधर कॉपी करके रख सकते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है ना। तो ये आपके पास इसको हम भी कर ले फिर दोबारा और इसको हम एक्स कर दें। ठीक है ना। तो ये आपका, चलो जब ये क्लियर हो गया। देखिए ये आपके पास जो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है वो आपके पास क्या है जी, वो बी है। ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास बी है। जब आपके पास रिग्रेशन लाइन y ऑन x हो तो हम b फाइंड करते हैं, तो सेम टू सेम। और जब रिग्रेशन लाइन x ऑन y हो तो हम ये d फाइंड करते हैं। ठीक है ना, कोई फर्क इतना मतलब ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ना इसका x की जगह y हो जाता है, बाकी वही सेम प्रोसीजर है। अब इस a की जगह c आ रहा था ना, कंट्रोल सी,
इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं कंट्रोल वी। अब देखो, अब ये ए है, उसमें ये सी हो गया आपके पास, सी वाई ऑन एक्स में, और ये वाई बार की जगह ये एक्स बार हो जाएगा, वाई बार की जगह एक्स बार, माइनस बी की जगह ये डी हो जाएगा, और एक्स बार की जगह ये वाई बार हो जाएगा। बस ये चेंजेस आ जाएंगे, एक्स बार माइनस डी वाई बार, ये आपका। बाकी वही सेम चीज है, इसी तरीके से आपने एक्स फाइंड करना, एक्स वाई आपका होगा, उसमें से आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। और उसके वाई स्क्वायर आपने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं होंगे, वाई स्क्वायर, फिर ये सारे सम फाइंड करके इस बी की तरह डी और सी फाइंड करके आपने इस लाइन में पुट करना है। तो ये आपके पास एक रिग्रेशन लाइन जो है ना, वो वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के लिए इस तरीके से आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो मैंने आपके पास जो मैंने लिखवाया है आपको, ये वाला, ये आपका रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स के लिए है, वाई एक्स ऑन वाई के लिए, एक्स ऑन वाई, ठीक है। ये एक्स ऑन वाई के लिए है डी है, ये एक्स ऑन वाई के लिए सी है। तो इस चीज को ये दो आपके पास आपका आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से खैर हमने दो तरह के लाइन को हमने फिट किया, फिर हमने उस पे एक एग्जांपल को सॉल्व किया, और इसके बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इस रिग्रेशन के अंदर फिर मैंने कहा था कि लाइन सिंपल रिग्रेशन लाइन होते हैं, फिर उसके बाद एक एस्टिमेटेड होती है। हमने एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन यहाँ पे किया, ये देखो, ये 0.35 प्लस 1.51x जो है ना आपके पास एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है। अब फिट इट लाइन आपके पास अभी हम करते हैं जी। फिट इट लाइन किसे कहते हैं? जब ये जो ऊपर लाइन आपके पास आया था, ये जो 0.35 प्लस 1.51x, इसको आप कॉपी करके यहां कर ले पेस्ट, देखो y इज इक्वल टू 0.305 प्लस 1.518x, ठीक है ना। ये y आ गया, और ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ x है, ये क्वेश्चन वाले y है, ठीक है ना। ये जो ऊपर जो क्वेश्चंस में आपके पास दिया हुआ था, और अगर आप इसमें से इस x की जगह, ठीक है ना, इस x की जगह अगर आप इन x को 1 बाय 1 आप पुट करते जाएं, पहले इस x की जगह 2 पुट करो, सॉल्व करो तो 3.34, फिर 3 पुट करो तो 4.86, फिर 5 पुट करो तो ये, फिर 7, ये, फिर 9, ये। तो इस x की जगह हमने x की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट किया, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। ये आपके पास जो y की जो वैल्यू आए हैं, ये वाली जो y की जो वैल्यूज आए हैं, वो आपके पास फिट इट रिग्रेशन लाइन की वैल्यूज है, ठीक है, जो आपने एस्टिमेट किया है खुद से। और ये वाली जो वैल्यू है वो y की ओरिजिनल वैल्यूज है, असल वैल्यूज है। तो देखो इन दोनों में तो यही मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। और इसी को हम एरर कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एरर। जो y की असली वैल्यू है और जो हमने एस्टिमेट किया है वो वैल्यू है, इसको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आगे में एरर, ठीक है। y हेड माइनस y के बराबर होता है एरर, यानी इसमें से इसको हमने माइनस किया, ये y हेड है, ठीक है ना, y हेड, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से माइनस किया, तो ये आपके पास एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपके पास, और इसके ग्राफ बनता है, इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम, ठीक है ना। स्कैटर डायग्राम रिग्रेशन लाइन के ग्राफ है, यही एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यूज को लेते हैं, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज को लेते हैं। तो इसको कैसे लेते हैं? देखो मिसाल तौर पर पहला x2 है तो दूसरा y4 है, x2 है तो y4 है, तो x0 1 2 और y4 1 2 3 4, देखो ये इधर एक डॉट लगाया, ठीक है। ये आपके पास देखो x2 के सामने और y4 के सामने डॉट एक लगाया। फिर दूसरी वैल्यू आप देख ले क्या है, 3 और 5, x3 y5, 3 और 5, 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5, ये दूसरा डॉट लगाए। इसी तरह फिर ये तीसरा डॉट, फिर ये चौथा डॉट, फिर ये पांचवा डॉट, ठीक है। इसमें आपके पास ये x9 है और y आपके पास 15 है, ठीक है। x9 देखो, x9 है और y 15 है, तो ये आपके पास ये डॉट आ गया। इन डॉट्स को आप मिलाएंगे, ऐसे 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 आप मिलाएंगे, और ये इनके दरमियान से बीच में से हमारा वाला जो लाइन है वो पास हो जाएगा। इसको आप डॉट, इस डॉट को भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपके पास देखो x2 है तो y 3.34, तो यहाँ पे आप x2 1 2 और y 1 2 3 और 3.34 थोड़ा इससे ऊपर, ठीक है, इधर एक डॉट आ जाएगा। तो उस पे ये जो लाइन बना है ना, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो इसी तरह बनेगा। और मैंने कहा था ना कि इस रिग्रेशन की जो है ना वो लीनियर है,
रिलेशन जो है ना एक्स और वाई की जो रिलेशनशिप वो लीनियर होती है और इसका स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है सीधी लाइन, वो आपका यही वाला लाइन है, y इज इक्वल टू दिस वाली लाइन, ये आपके पास ये आ रहा है। तो इसको आप अगर ड्रॉ करें ना, तो अभी इसकी दूसरी वैल्यू x3 है, तो y हेड आपके पास 4.886, x3 है तो 1 2 3x और इसके 4.8 तकरीबन 5 के करीब। देखो 5 पे ही जाना नहीं है, 5 से थोड़ा नीचे इधर एक टॉर्डर। तो ये ब्लैक लाइन आप देखो इस y के थोड़ा नीचे है, उसको टच नहीं कर रहा। फिर दूसरा इधर आएगा, फिर तीसरा इधर कहीं आ जाएगा, फिर चौथा इधर कहीं नीचे कहीं आ जाएगा। तो इनको आप इससे यूं मिला लेंगे तो इन्हीं के बीच में से ये लाइन पास होगा। और हमेशा याद रखना कि रिग्रेशन लाइन जो है ना, हमारे जो एक्स और वाई के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनके बिल्कुल सेंटर में से, दरमियान में से निकल के जाते हैं। और ये जो डॉट्स है, इसका और इस लाइन का जो डिफरेंस है उसी को एरर कहा जाता है। इस डॉट का इस लाइन से डिफरेंस, इस डॉट का इस फिटेड लाइन से जो डिफरेंस है, फर्क है, और इस डॉट का इस लाइन से फर्क है, और इस डॉट का इस लाइन से जो फर्क है उसी को एरर कहा जाता है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। देखो यहाँ पर ये चीजें मालूम की हुई है। ठीक हो गया? ठीक है जी, इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। अब इसके बाद इससे हमें मतलब प्रेडिक्शंस वाली बात को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रेडिक्शन। तो अली हेयर्स द वेदर फॉरकास्ट विच सेस, अली को पता चल गया, एक दुकानदार है, एक आइसक्रीम वाला है, लेट सपोज अली, उसको पता चला कि वेदर फॉरकास्ट का अगले कल के मौसम के बारे में पता चला कि वो ये है कि एक्सपेक्ट 8 आवर ऑफ सन टुमारो, कल जो है ना कम से कम जो है ना 8 घंटे तक जो है ना सनशाइन है। सो ही यूजेस द अबव इक्वेशन टू एस्टिमेट ही विल सेल। अब इसी को अब देखो कल जो ये जो एस्टिमेट हम ये जो हमने लाइन फिट किया था ना, इधर किधर गया, ये जो लाइन हमने फिट किया था, इसमें अगर इस x की जगह हम 8 को पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कि अगर कल 8 आवर्स जो है ना 8 आवर्स अगर सनशाइन हो तो कितने आइसक्रीम उसकी सेल होंगे। तो इस हिसाब से वो फिर आइसक्रीम को तैयार करेंगे। ठीक है ना? अब देखो, अब उसको पता चल गया ना कि उसका वेदर फॉरकास्ट था 8 आवर्स। ठीक है ना? वेदर फॉरकास्ट क्या था? 8 आवर्स। और 8 आवर्स क्या था? हमारे पास x था ना, वो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सन शाइनिंग हमारे पास क्या था? वो x था। और नंबर ऑफ जो आइसक्रीम सेल वो क्या था? वो y था। तो ये 8 आवर्स सनशाइन की बात हो रही है कल की। तो ही यूजेस द अबव इक्वेशन टू एस्टिमेट दैट ही विल सेल द 1.58 मल्टीप्लाइड बाय इस x की जगह पर 8 आवर्स से, तो 8 को पुट किया तो 12.45 तकरीबन कोई 13-14 आइसक्रीम, 13 आइसक्रीम आप कह सकते हैं इसके, उसको बनाना पड़ेगा। तो अली मेक फ्रेश वेफल कॉर्न मिक्सचर फॉर 14 आइसक्रीम्स जस्ट इन केस या। ठीक है? अब उसको पता चल गया, वो ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा वो जाया हो जाएगा, कम बनाएंगे तो कम पड़ जाएगा। तो उसने इस रिग्रेशन इक्वेशन को यूज किया करके उसे पता चला कि कल कितने घंटे निकलने वाले हैं धूप। तो उसे पता चलेगा कल 8 घंटे धूप है, तो उसने 8 के हिसाब से 14 आइसक्रीम बना लिया। अब उसकी फॉरकास्ट में आ जाते, मिसाल के तौर पर उसकी फॉरकास्ट में आ जाता है कि कल जो है ना 10 घंटे धूप है, तो उस x की जगह हम 10 को पुट करते। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप भी कैलकुलेटर उठाएं, मैं भी कैलकुलेटर उठा रहा हूं। तो इसको करते तो 1.518 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है 10, और प्लस आगे क्या है जी 0.305, तो ये बनता है 15.48। ठीक है ना? फिर इसका आंसर आता है 15.48। तो वो कितना बनाएगा? 15-16 आइसक्रीम उसने बनाना है। ठीक है? 15-16 आइसक्रीम उसने बना के फिर तैयार रखना है। ठीक हो गया? तो इस तरह से प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है? अभी देखो ना, हमें इस क्वेश्चन को आप देख लें, 2 घंटे के लिए पता है 2 घंटे के लिए 4 आइसक्रीम उसने बनाना है। 3 घंटे धूप निकले तो 5 आइसक्रीम, 5 घंटे धूप निकले 7 आइसक्रीम, 7 घंटे धूप निकले 10 आइसक्रीम, 9 घंटे धूप निकले तो 15 आइसक्रीम। ठीक है? ये तो बंदे ने बाहर बैठ के, एक दिन वो बाहर आइसक्रीम की उस पर बैठा, बेशक उसने 10-20 आइसक्रीम बन तैयार रखा हो, लेकिन उस दिन 2 घंटे धूप निकले, उसके सिर्फ 4 आइसक्रीम बिके, बाकी जो है ना 18 आइसक्रीम उसके पास रह गए। ये प्रैक्टिकली करे। फिर अगले दिन वो फिर आए आइसक्रीम लेके, 15 आइसक्रीम लेके आ गया था, 3 घंटे धूप निकले, 5 आइसक्रीम बिक गया, 10 आइसक्रीम उसके और बच गए। अगले दिन 5 घंटे निकले, ये हो गया। अगले दिन वो 7 आइसक्रीम
10 आइसक्रीम बिका, 5 रह गए। अगले दिन 9 जो है ना घंटे धूप निकले तो 15 आइसक्रीम उसके बिक गए। ये तो उसने प्रैक्टिकली करके, उस बंदे ने सुबह से शाम वहां बाहर बैठ के रेडी लगा के आइसक्रीम को लेके वहां बाहर बैठ गया, तब जाके उसे पता चला कि कितने घंटे धूप निकली और कितने सेल हो गए। अब इन्हीं पास्ट डेटा है ये हमारे पास पास्ट डेटा है, पास्ट एक्सपीरियंस है। इसकी बेस पर आगे के लिए हमने प्रेडिक्शन करना है, तो वो प्रेडिक्शन ऐसे करते हैं बेटा। यहाँ पर इस एक्स की जगह आप वैल्यूज को पुट करते हैं। अब कोई बंदा कहते हैं देखो चलो जी, कोई कहते हैं कल जो है ना, कोई कहता है मिसाल के तौर पर इसमें जो नहीं है वो कहते हैं 10 घंटे कहते हैं। अगर 10 घंटे की जो है ना धूप निकले, अभी तो देखो ना हमने कल बैठना नहीं है वहां पर, ठीक है ना। पहले तो हमें पता नहीं था, तो हम 10-15 आइसक्रीम ले जाके वहां बैठते थे, फिर पता नहीं धूप कभी 4 घंटे निकलते थे तो कुछ और हमारी आइसक्रीम बिक जाते थे, 5 घंटे 7 आइसक्रीम 7 घंटे धूप निकलते, तो 10 आइसक्रीम 9 घंटे धूप निकलते, तो 15 आइसक्रीम। अब हम कल आया नहीं है, आज हम बैठे हैं, हमने फॉरकास्ट किया, हमें पता चल गया कि कल जो है ना 10 घंटे धूप निकलने वाले हैं, तो हमने इस आइसक्रीम कितना, अब हम सोचते हैं कि हम कितना आइसक्रीम बनाए, तो इसमें हमने पुट किया 10 को, तो हमें पता चला कि कम से कम जो है ना कल 10 घंटे धूप निकलेंगे तो 16 आइसक्रीम हमारे बिकने वाले हैं। तो कल हम 16 आइसक्रीम बना के बाहर बैठेंगे, धूप निकलेगा, लोग आएंगे और 16 आइसक्रीम परचेज करके ले जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से प्रेडिक्शंस करते हैं कल के लिए। अच्छा जी, अब ये जो मिसाल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ये जो आइसक्रीम है उसको उसकी सेल पे सिर्फ धूप या सनशाइन जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। उसमें आपकी उस आइसक्रीम की क्वालिटी भी इफेक्ट कर सकता है, वो एरिया भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, या लोगों की चॉइस पसंद नापसंद भी उस पर इफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, सिर्फ ये नहीं है कि मतलब धूप निकलेंगे तो लोग भाग के जाके आइसक्रीम खाएंगे, जरूरी नहीं है ना। लोग पसंद भी करते हैं या नहीं करते, या उस आइसक्रीम की जो बनाने वाले की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, या उस बंदे की अपनी जो अखलाक है उस पे भी डिपेंड करता है, या उसकी क्लीननेस जो सफाई है उस आइसक्रीम वाले का उस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे उस दिन भी मैंने कहा था कि एक फसल की, एक दरख्त के बढ़ने में सिर्फ पानी ही जरूरी नहीं होता, सिर्फ खाद ही जरूरी नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसको जरूरत होता है। उसको सनलाइट की भी जरूरत होती है, उसको सॉइल फर्टिलिटी की भी जरूरत होती है, उसको फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है, उसको हवा की भी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। लेकिन क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर का उस पर कितना असरअंदाज है, यानी एक फैक्टर पे वो कितना डिपेंड कर रहा है, यानी एक फैक्टर की वजह से उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, ये अगर हमने देखना है तो वो हमें कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर से, ये बात नोट करना है, कैपिटल आर स्क्वायर। एक और स्मॉल आर भी आएगा, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कोरिलेशन में। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको क्या बताते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर बताता है जी कि कितना परसेंट जो है ना आपके इस वेरिएबल की वजह से आपकी प्रोडक्शंस के अंदर, आपके आउटपुट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसा आइसक्रीम है, आइसक्रीम में हम सनलाइट को देख रहे थे ना, तो हमने ये देखना है कि उस आइसक्रीम के अंदर जो सनलाइट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, और बाकी उसके फैक्टर्स की वजह से कितने चेंजेस आ रहे हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका आर बता देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिनोटेड बाय आर इज ए की आउटपुट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज इंटरप्रेटेड एज द, इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए जी, एज द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वाई के अंदर एक खास हिस्से की जो है ना अंदर जो वेरिएशंस है वो इज प्रिडिक्टेबल, हम उसको पहले से पेशेंगोई करते हैं फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसको हम पेशेंगोई करते हैं, प्रिडिक्ट करता है कहां से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी उस फैक्टर से, उस एक्स से, ठीक है। तो इसमें फिर इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसे हैं, जब आर स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आर स्क्वायर 0 आता है तो फिर हम y को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस x से, ठीक है ना। y के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिर उस x से कि इतना परसेंट इसकी वजह से आइसक्रीम, सनलाइट की वजह से आइसक्रीम की सेल्स में चेंजेस है। अगर आर स्क्वायर 0 आए तो हम नहीं कह सकते, ठीक हो गया, ठीक है। 0 मतलब 0 हो गया, कोई परसेंटेज में तो आ ही नहीं है ना, 0% हो गया, कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसी तरह आर स्क्वायर अगर 1 आता है इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड विदाउट एरर फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर बगैर किसी एरर के 100% हो गया। 1 का मतलब
100% जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी सनलाइट की वजह से आ रहे हैं, इसी सनशाइन धूप निकलने की वजह से आइसक्रीम के अंदर जो सेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा इसी की वजह से है। तो वो R1 होता है उस वक्त। और अगर बाकी जो है ना 0 से 1, इसकी रेंज है जी कैपिटल R स्क्वायर की रेंज 0 से 1 तक है। इसका आंसर 0 से 1 तक के दरमियान में ही आएगा। अगर किसी का आंसर 1 से ज्यादा आए या 0 से कम आए तो इसका मतलब उसने गलत किया। ठीक है। इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिडिक्टेबल, कि फिर उसको आपको बताएगा कि कितना हद तक जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, वाई के अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो कितने % जो है ना आपके उस एक्स की वजह से आ रहा है। यानी आइसक्रीम बिकने में, आइसक्रीम की सेल में जो चेंजेस आ रहा है वो उसकी चेंजेस का कितना % उस रोशनी की धूप के निकलने की वजह से आ रहा है। मतलब इफ आर स्क्वायर इज 0.10 अगर आता है, इट मीन्स दैट 10% ऑफ द वेरिएंस इज वाई इन y is predictable from x। ठीक है। और अगर r स्क्वायर 0.20 आता है तो फिर 20% जो है ना उसमें वेरिएशन उस सनलाइट की वजह से। ठीक हो गया। तो यही जो एग्जांपल हमने पीछे किया था, ठीक है, उसका हम आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। आर स्क्वायर का फार्मूला आप नोट कर लीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। इधर एक मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करके रखें तो हमारे लिए, आपके लिए जो है ना वो आसानी होगी, क्योंकि परसेंटेज में हमने इसके वो क्या कहते हैं आंसर को ले आने हैं परसेंटेज में। तो ये अगर हम इधर एक मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर ले तो ये आपको सही रहेगा। ठीक है जी, क्लियर। ये आपके पास आ गया जी परसेंटेज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर का फार्मूला आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये फार्मूला है। अब आप देखो ना, अब पहले क्वेश्चन तक हमने ये मालूम किया होता वाई हैट, यानी ये वाई के ऊपर जो मैंने टोपी पहनाया हुआ है वाई को, वाई हैट इसको पढ़ते हैं। ये आपका क्या है, एस्टिमेटेड फिटेड रिग्रेशन लाइन है ना। फिटेड यानी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो यहां पर जो आया था, मैं आपको पीछे लेके जाके दिखाऊं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं फिटेड रिग्रेशन लाइन यानी वाई हैट। इसमें से आपने किसको, वाई बार को माइनस करना है, वाई हैट माइनस वाई बार। ठीक है, वाई हैट माइनस वाई बार। ठीक है, वाई बार क्या है, मीन है, वाई बार मीन है, वो जो कि हमने पहले फाइंड किया था 8.2 आ रहा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर दोबारा पीछे जाके आपको ये दिखा के ले आता हूं। देखो ये वाई बार है, वाई बार समीशन वाई अपन 41/5 विच इज इक्वल टू 8.2। ठीक हो गया ना, क्लियर है ना। तो ये आपके पास है। तो अब हमने क्या किया, वाई हैट माइनस वाई बार उसका स्क्वायर किया, यानी वाई हैट आपका पहला जो वैल्यू आ रहा था वाई हैट का वो आ रहा था 3.34 माइनस वाई बार क्या था 8.2, 3.34 माइनस 8.2, फिर उसका स्क्वायर लिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये सारे वैल्यूज आ गए। दूसरी फिर वाई हैट की वैल्यू माइनस 8.2, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर ये फिर ये y माइनस वाई बार। अब y आपके पास ये पड़े हैं ना वैल्यूज y की, ये y की वैल्यूज है 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है। तो 4 माइनस वाई बार क्या था 8.2, 4 माइनस 8.2 उसका होल स्क्वायर, 5 माइनस 8.2 उसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 8.2 उसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपने वो वैल्यूज मालूम किए तो वो आपके पास ये आ गए। ठीक है, क्लियर है। अब आपने इसको फार्मूले में पुट किया तो y इन सबको प्लस किया, तो देखो इन सबको प्लस किया तो ये आ रहा है, इन सबको प्लस करे तो ये आ रहा है। तो y हेड का आ रहा है 3.17, उसको इधर और इसको इधर पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 4.04% हो गया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन से हो गया कि 4.04% सेल ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज ड्यू टू सनशाइन। ठीक है, सिर्फ उसमें मतलब सनशाइन में मतलब उसका इतना ज्यादा वो नहीं था, 4% जो है ना जो चेंजेस आ रहा था वाई के अंदर, वाई क्या था, सेल ऑफ आइसक्रीम था ना, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा था वो उस एक्स की कितने की 4% एक्स की वजह से था। अब एक्स क्या था, सनशाइन था, तो 4% चेंजेस जो है ना उस एक्स की वजह से। यानी इसका मतलब है कि अगर हम किसी फसल की हम उसकी बात कर रहे हैं, फसल में से को बढ़ने के लिए, एक दरख्त को बढ़ने के लिए पानी की हम बात कर रहे हैं, तो पानी का उस फसल का बढ़ने में 4.4 गुना हाथ है। इसी तरह इस आइसक्रीम की सेल को बढ़ने में
यानी 4.4% इंक्रीज हो रहा है, तो वो सनशाइन की वजह से हो। फिर बाकी 93.5% समथिंग किस वजह से हो रहा है? वो बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाते हैं? वो उसकी क्लीननेस है, उस आइसक्रीम की क्वालिटी है, वो उसका जगह है, उस बंदे का मॉरल जो है ना वो है, ये बहुत सारी वो अदर फैक्टर्स है, उसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही था आर स्क्वायर और इसकी इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर स्क्वायर, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पे रिग्रेशन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इंशाल्लाह लास्ट हमारा लेक्चर एक रहता है, वो है कोरिलेशन का, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।